हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मंडी एग्जाम स्टडी साथी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की करने वाले हैं। आज की जो टेस्ट सीरीज बहुत क्विक, यानी कहते हैं 30 आने वाले हैं। थोड़ा जो इसमें जरूर कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं एक उच्च न्यायालय होता है और साथियों एक होता है उच्च, क्या होता है उच्चतम न्यायालय को ही हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। दूसरा हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपसे क्या कहता है, कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके, यानी कहता है कि अगर उच्चतम न्यायालय में जो भी न्यायाधीश हैं, अगर उन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है, इनकी संख्या में वृद्धि करना है, तो कौन करता है, याद रखिएगा, तो वह साथियों अधिकार संसद के पास है। जबकि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है तो ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, चला जाएगा संसद हो जाएगा, संसद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है। तो अभी हमने आपको दो न्यायालय बताए थे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को ही हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, या इसी को मेरे साथियों सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रीम। इसमें जो न्यायाधीश होंगे, ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु, सेवानिवृत्त आयु कितनी मानी गई है, तो याद रखिएगा 65 वर्ष मानी। जबकि उच्च न्यायालय को हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं, और इसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु, न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त आयु अगर पूछा जाए तो याद रखना है मेरे साथियों कितनी मानी गई है, 65 वर्ष मानी गई है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, 65 चला जाएगा, डी विकल्प आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं भारत के चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, हाँ, किसका मानस पुत्र कहा गया, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती का, पी. राजीव गांधी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, या श्रीमती प्रतिभा पाटिल का। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या माना गया है, चलित न्यायालय का मानस पुत्र, चलित न्यायालय का पुत्र माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि मेरे साथियों दूरवर्ती क्षेत्रों में भी, जो क्षेत्र दूरवर्ती थे, दूरवर्ती क्षेत्रों में भी न्याय को पहुंचाने वाले, न्याय को पहुंचाने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा साथियों कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अफीम पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है, फूल से, पत्ते से, अधपके फल से, या मूल से। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, है ना, कि इस तरह से अफीम का इस तरह से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से साथियों अफीम का फल होता है, अफीम का फल होता है, और अफीम के फल में चीरा लगा दिया जाता है। मान लीजिएगा इसमें हम क्या लगा दे, चीरा लगा दे, तो जब चीरा लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, लेटेक्स निकलने लगता है। क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है। इसी लेटेक्स को क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। इसी लेटेक्स को क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। और मेरे साथियों याद रखिएगा इसी लेटेक्स से अफीम तैयार की जाती है, इसी से अफीम तैयार की जाती है। अगर पूछा जाए कि ये जो दूध होता है वो किन ऊतकों से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिफेरस टिश्यू होते हैं, लैक्टिफेरस टिश्यू होते हैं जिनसे ये दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प जाएगा आध पके फल। ये जो फल होता है वो पूरा पक नहीं पाता है, आधा पका रहता है, उसी में इस तरह से चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगने के बाद
साथियों उसमें लेटेक्स निकलता है, दूध जैसा निकलता है, उसी से अफीम तैयार की जाती है। सी विकल्प राइट होगा। पढ़ते हैं। कहता है सर जगदीश चंद्र बसु ने पौधे में वृद्धि के मापन हेतु किस उपकरण का निर्माण किया? केस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ, टेलीग्राफ। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपने साथियों कार्डियोग्राफ की बात सुनी होगी। कार्डियोग्राफ किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित। केस्कोग्राफ से ही ये पता लगाया गया, केस्कोग्राफ से ही साथियों पौधे की वृद्धि का मापन किया गया, वृद्धि का मापन किया गया। वो जगदीश चंद्र बसु ही थे जिन्होंने ये पता लगाया कि पेड़ पौधे भी मानव की तरह जीवित रहते हैं, यानी जैसे होते हैं जीव जंतु होते हैं, मानव की तरह पेड़ पौधे में भी जीवन है। पेड़ पौधों में जीवन है। वो भी हमारी तरह जब उनको काटा जाता है तो उनको भी दर्द का एहसास होता है। इसीलिए साथियों जब उनको काटते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा लिक्विड पदार्थ निकलता है, कभी कभी रेड पदार्थ निकलता है। तो कहते हैं जब उनको चोट पहुंचाई जाती है, काटा जाता है, तो उनको भी दर्द होता है, उनको भी दर्द होता है, क्योंकि वह जीवित होते हैं। ये पता किसने लगाया था? ये पता मेरे साथियों सर जगदीश चंद्र बसु ने लगाया था, सर जगदीश चंद्र बोस ने लगाया था। ठीक है, और इसके मापने के लिए एक मशीन खोजी थी जिसको हम क्या कहते हैं? केस्कोग्राफ कहा जाता था। अगर पूछा जाए कि सर जगदीश चंद्र बोस कौन थे, साथियों ये एक वैज्ञानिक थे। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी से होते हैं? कहता है पेलाग्रा, याद रखिएगा पेलाग्रा की अगर बात की जाए तो पेलाग्रा साथियों B3 की कमी से होता है, जिसको हम कहते हैं नियासिन। क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। अब यहाँ पर और दूसरा क्या है? दूसरा कहता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी में साथियों मसूड़ों में सूजन आ जाती है, और सूजन जब काफी समय तक रहती है तो इन्हीं से रक्त आने लगता है, खून आने लगता है। दूसरा याद रखना है साथियों स्कर्वी में मुंह से बदबू भी आने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि साथियों विटामिन सी की कमी के, इसकी कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। अब देखिएगा कहता है पेलाग्रा B3 यानी यहाँ पर मिल गया। कहता है विटामिन और स्कर्वी या विटामिन सी, तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, B3 और B3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला। कहता है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? क्या साथियों? सर सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी पी रमन, है ना? सर सीवी रमन तो साथियों इनका पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर वेंकट रमन था, चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनको साथियों भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज की थी। यानी अगर हम बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हम तक आता है तो जो भी हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक कोलाइड्स होते हैं, यानी धूल के कण होते हैं, गैस के कण होते हैं, उनसे टकरा कर प्रकाश तितर बितर हो जाता है, उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का फैलना, प्रकाश का तितर बितर होना, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जिस कारण 1928 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार मेरे साथियों अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में क्या दिए जाते हैं? तो याद रखना अल्फ्रेड नोबेल की याद में मेरे साथियों नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों 28 1930 होगा, 1930 में मिला था। ठीक है, 1930 में मिला था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1900 से हुई थी।
पहला 1901 में मिला था, किसको मिला था? रॉन्टजन को मिला था। इसके 30 वर्ष बाद, लगभग इसके 30 वर्ष बाद किसको मिला था? वेंकट रमन को मिला था, है ना? वेंकट रमन को मिला था, यानी ये बात करते हैं तो 1930 में मिला होगा। विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। कहते हैं निम्नलिखित में कौन वह भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष में ही फांसी दे दी थी? खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और एम.एन. रॉय। याद रखिएगा खुदीराम बोस को। क्यों? क्योंकि साथियों इसने हार्डिंग की बग्घी पर बम फेंका था जब राजधानी स्थानांतरित हो रही थी। तो लॉर्ड हार्डिंग की बग्घी पर बम फेंका था, जिस कारण साथियों कैनेडी की पत्नी व उनकी बेटी का निधन हो गया था। जो कैनेडी था वह भारतीयों के पक्ष में बोलता था, वह भारतीयों के प्रति सहानुभूति का भाव रखता था, भारतीयों के प्रति नम्रता रखता था। जबकि लॉर्ड हार्डिंग बहुत ज्यादा कह सकते हैं भारतीयों के प्रति बहुत ही उसका सख्त रवैया था, इसीलिए हार्डिंग की बग्घी पर बम फेंका। लेकिन दुर्भाग्यवश कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी का निधन हो गया था, जिस कारण मेरे साथियों खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। ये विकल्प आपका राइट, ये विकल्प सही हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया? देखिएगा यहाँ पर शस्त्रों की लूटपाट हुई थी और ये घटना चटगांव में हुई थी, इसीलिए मेरे साथियों इसको चटगांव शस्त्रागार कहा जाता है। इसमें अगर पूछा जाए किस महिला ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था तो उसका नाम था प्रीति लता वाडेयार। प्रीति लता वाडेयार था। प्रीति लता वाडेयार, तभी ना कहना वाडेयार वंश। प्रीति लता वाडेयार था। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगला कहता है अधोलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है प्राकृतिक होना। फसल पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक नहीं होता है। प्राकृतिक नहीं होता है। औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र, ये तो पारितंत्र जो होता है ये भी औद्योग धंधे से संबंधित है, तो प्राकृतिक नहीं। अब ये दो बचे हैं, एक तो सवाना घास मैदान और ज्वारी एस्चुरी। याद रखना सर्वाधिक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? ज्वारी एस्चुरी हो जाएगा। बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अपघटक किसे कहते हैं? देखिएगा सबसे पहले साथियों आते हैं हरे पेड़ पौधे, नंबर 1। दूसरा आते हैं इस पर डिपेंडेंट यानी शाकाहारी आएंगे नंबर 2। फिर इसके बाद तीसरे आएंगे मांसाहारी होंगे नंबर, ठीक है। और जो सबसे ऊपर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। जो इन सभी को विघटित करते हैं वो क्या होते हैं? पोषण स्तर 4 पर आते हैं। विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प साथियों डी हो जाएगा। पोषण स्तर 4 हो जाना है। पोषण स्तर 4 हो जाएगा। अगला कहता है पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? कहता है जो प्राकृतिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था? कांसले ने दिया था। पारिस्थितिक तंत्र बना है जैविक और अजैविक से मिलकर बना है। अब देखिएगा कहता है किसका चक्रण होता है? तो जल का होता है, बिल्कुल सही। ऊर्जा का भी हो जाता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, चक्रण हो जाता है। अब यहाँ पर कहता है कार्बनिक पदार्थों का होता है या अकार्बनिक पदार्थों का? देखिएगा कार्बनिक पदार्थों का तो चक्रण होता है। कार्बनिक पदार्थ में क्या आते हैं? जैसे मेरे साथियों धूप आती है ना, जैसे वायु आती है ना,
जैसे आपकी जो भूमि है, भूमि आएगी। ये सब अकार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ में क्या है, जैसे वसा है ना, जैसे आपका ग्लूकोज है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन है, ये सभी किसमें आ जाएंगे, ये सभी साथियों कार्बनिक पदार्थ में याद रखिए, कार्बनिक पदार्थों का चक्र नहीं होता। कार्बनिक पदार्थों का मतलब जिनमें कार्बन हो, जिनमें कार्बन हो वह कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और जिनमें कार्बनिक पदार्थ ना हो, जिनमें कार्बन ना हो, वह कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, विकल्प मेरे साथियों, अगला प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ऑक्सीजन चक्र है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है या कार्बन है। क्या कार्बन है, जल्दी से बताइएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पर एक चक्र होता जल चक्र, मान लीजिएगा अगर ई विकल्प होता जल चक्र, तो हम सबसे पहले किसको टिक लगाते, जल चक्र को लगाते, लेकिन जल चक्र तो है नहीं। याद करिएगा 2 दिन पहले भी हमने ये बताया था कि जैसे ही सूर्य निकलता है, सूर्य की किरण, जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं, सूर्य की प्रकाश निकलता है, वैसे ही H2O का विघटन होता है। जैसे O2 का विघटन हुआ, O2 को निकाल दिया जाता है, O2 को रिलीज कर दिया जाता है, H को सेव कर लिया जाता है। और जब वायुमंडल से CO2 ली जाएगी तो यहीं पर H फीड हो जाएगा, C6 H12O6 हो जाएगा, जो कि पौधे का भोजन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश का संश्लेषण होना, प्रकाश का संश्लेषण होना। प्रकाश ऊर्जा बदल गई, किसमें बदली, रासायनिक ऊर्जा में बदली, रासायनिक ऊर्जा में बदली। कितने प्रतिशत प्रकाश का उपभोग किया, 1% प्रकाश का उपभोग कर लिया। विकल्प क्या जाएगा, कार्बन चक्र हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है। तो देखिएगा सबसे पहला लिखा है रानीपेट तमिलनाडु, बेलगुला, पानीपत, रामागुंडम। ठीक है, रामागुंडम में मेरे साथियों कोयला ताप लगा हुआ है, क्या लगा है, कोयला। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रानीपेट तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथियों फास्फेट, सुपर फास्फेट कारखाना है, सुपर फास्फेट प्रथम कारखाना है, प्रथम कारखाना है, प्रथम कारखाना है। लेकिन अगर पूछा जाए सहकारी स्वामित्व का कारखाना, सहकारी स्वामित्व वाला कारखाना पूछा जाए, वाला कारखाना पूछा जाए, तब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे बिहार के सिंदरी में, बिहार के सिंदरी में। पहला कारखाना कहाँ लगा था, पहला कारखाना मेरे साथियों रानीपेट में लगा है, जो कि तमिलनाडु में है। सहकारी स्वामित्व की बात की जाए जिस पर सरकार का भी स्वामित्व, तो ऐसा पहला कारखाना बिहार के सिंदरी में लगा था। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है दो बड़ी घटनाएं जिन्हें मिक, मिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं मिक, मिक का मतलब क्या है, यम फॉर मिथाइल, मिथाइल, आई फॉर हो गया आइसो, और सी फॉर हो गया साइनेट, या मिथाइल आइसो साइनेट। ठीक है, तो मिथाइल आइसो साइनेट मेरे साथियों कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 में हुई थी, दिसंबर 1984 में हुई थी, यानी 1984 बिल्कुल भोपाल में 19 कहते हैं चेरनोबिल त्रासदी, कौन सी थी, चेरनोबिल, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना थी, परमाणु दुर्घटना थी, दुर्घटना थी, जो कि मेरे साथियों यूक्रेन में घटित हुई थी, है ना। कब घटित हुई थी, 26 अप्रैल 1986 में, 26 अप्रैल 1986 में। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, 1986 चला जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। अब देखिएगा पृथ्वी की अपनी कक्षा में मतलब पृथ्वी है, और पृथ्वी क्या करती है, इस अक्ष पे इस तरह से, जैसे ये अक्ष है,
इस अक्ष पर पृथ्वी लगातार इस तरह से घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। इसका घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। यानी इसी को मेरे साथियों क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। इस कारण ही मेरे साथियों दिन रात का होना होता है। दिन रात का होना किस लिए होता है? याद रखिएगा, घूर्णन गति के कारण होता है। जो भाग सूर्य के सामने आता है, जो भाग सूर्य के सामने आता है, वहां पर मेरे साथियों क्या रहता है? वहां पर दिन रहता है। वहां पर क्या होता है? दिन रहता है। जो भाग पीछे रहता है वहां पर रात रहती है। तो कहता है किस दिशा को घूमता है? याद रखना, पश्चिम से घूमता है। किस दिशा की ओर घूमता है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व हो जाना है। पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उल्कापात, ज्वालामुखी, पवन क्रिया, हिमानी। अब देखिएगा, पृथ्वी के नीचे क्या भरा हुआ है? याद रखना, पृथ्वी के नीचे मेरे साथियों लावा भरा हुआ है। पृथ्वी के नीचे क्या भरा हुआ है? पृथ्वी के नीचे लावा भरा हुआ है। पृथ्वी के नीचे क्या है? लावा भरा हुआ है। अब ये जिस मुख से बाहर आता है, अगर वह मुख छोटा है तो उसको क्या कहते हैं? क्रेटर या बीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर या। अगर इसका मुंह बड़ा है, इसका मुंह बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? कालडेरा कहेंगे। तो ये दोनों चीजें किससे संबंधित है? ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित। से संबंधित है? ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित है। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगला कहता है किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया? जल्दी से बताइए, कहां से संबंधित है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया? जैसे आपने देखा किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो कहां पर है? तंजानिया में है। कहां पर है? तंजानिया में है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और आपको पता होना चाहिए किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी कैसा है? मृत ज्वालामुखी। देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरह से, ऐसे ही तो है, ऐसे तो है अफ्रीका, ऐसे है अफ्रीका। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर है तंजानिया, और तंजानिया में यहाँ पर है किलिमंजारो। किलिमंजारो यानी पूर्वी छोर पर है किलिमंजारो। यहाँ पर है माउंट केन्या। क्या है? माउंट केन्या है। दोनों चीजें याद रखिएगा। तो माउंट किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका के पूर्वी भाग पर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नीचे है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नीचे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है समताप मंडल है। अब यहाँ पर क्या पूछा है? समताप मंडल पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी, ये है पृथ्वी। क्या है? ये पृथ्वी है। ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी है ना? और ये है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर है मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर है आयन मंडल। और आयन मंडल के ऊपर मेरे साथियों कौन सा मंडल होता है? बहिर्मंडल होता है। क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। तो जो समताप मंडल होता है, यहाँ का ताप समान रहता है। ताप कैसा रहता है? समान रहता है। इसीलिए वायुयान उड़ाने का आदर्श मंडल है। वायुयान उड़ाने का आदर्श मंडल है। इसी के निचली सतह पर कभी कभी बादल देखे जाते हैं। अगर यहाँ पर बादल जो होते हैं, इसमें जो बादल होते हैं, इनको नेक्रियस, नेक्रियस क्लाउड कहते हैं। या मेरे साथियों इन्हीं को क्या कहते हैं? मोती बादल कहते हैं, या इन्हीं को पर्ल क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ल क्लाउड कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? वायुमंडल का मध्यस्थ क्षेत्र, वायुमंडल का ऊपरी क्षेत्र, वायुमंडल का निचला क्षेत्र, या हम कहेंगे वायु क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। भी विकल्प हो जाएगा। अगर क्षोभ सीमा की बात करी जाए
तो याद रखिएगा साथियों, ये जो है ना क्षोभ मंडल का, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है वह क्षोभ सीमा होती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है और यहीं से हमारा समताप मंडल शुरू होता है। यहीं से हमारा समताप मंडल शुरू होता है। तो क्षोभ सीमा के ऊपर का जो क्षेत्र है वही मेरे साथियों समताप मंडल कहलाता है, समताप मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न, फटाफट आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस महासागर को क्षिप्रा महासागर कहा जाता है? प्रशांत को, अटलांटिक को, हिंद को या आर्कटिक को? आर्कटिक हो जाएगा। इसी को उत्तरी महासागर बोलते हैं, उत्तरी महासागर कहते हैं। इसकी सीमा रेखा उत्तर अमेरिका को स्पर्श करती है, यूरोप को स्पर्श करती है, एशिया को स्पर्श करती है। इसमें मेरे साथियों आइस वर्ग तैरते हुए देखे जा सकते, तैरते देखे जा सकते हैं। इसका पूछा जाए कि इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। अब यहां पर देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर साथियों, यहाँ पर है प्रवाल भित्ति, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कौन सा महासागर है? आप देख सकते हो प्रशांत महासागर है और प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करती है। यानी अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि साथियों ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर है, पूर्वी छोर पर है, जो कि समुद्र की लहरों से ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करती, समुद्र से ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करती है, ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करती। इसी को साथियों ऑस्ट्रेलिया का बगीचा कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया का बगीचा कहा गया। अगर पूछा जाए किसको ऑस्ट्रेलिया का बगीचा कहा गया है तो याद रखिएगा किसको कहा गया है? ग्रेट बैरियर रीफ। अगर पूछा जाए जितनी भी कोरल रीफ होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो कर्क व मकर के बीच पाई जाती हैं, कर्क व मकर रेखा के बीच पाई जाती हैं, जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, 20 से 22 के बीच में होता है। वहां के जल में यानी ताजे जल में ये कोरल पाए जाते हैं और कोरल के द्वारा बनी हुई जो दीवार होती है या द्वीप होता है उसको कोरल रीफ या कोरल द्वीप कहते हैं। विकल्प क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। पढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? यानी यहाँ पर पूछता है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग। काकीनाडा से मरक्कम है ना, ये कौन सा है? 4 वाला है। कहता है सादिया से धुबरी 2 वाला है, कोल्लम से कोट्टापुरम 3 वाला है, इलाहाबाद से हल्दिया 1 वाला है। याद रखिएगा इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर बना, गंगा नदी पर बना है नेशनल वाटर वे नंबर 1, नेशनल वाटर वे नंबर 1 बना है। और साथियों यही सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, आंतरिक
जल मार्ग है, आंतरिक जल मार्ग है, आंतरिक गंगा नदी पर बना है। अगर पूछा जाए, ये देखिएगा गंगा नदी पर भी है और आगे चलकर ये हुगली पर आ जाता है। किस पर आता है? हुगली पर आ जाता है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? क्या चला जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया चला जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो, डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वो कौन सा है? हनुमान बंदर है, पश्चिमी घाट है, असम का मंथर लोरिस है, असम का श्वेतांब गिब्बन है। विकल्प क्या जाएगा? डी। देखिएगा असम में, असम का जो बंदर है, असम का हम कह सकते हैं कपि, असम का जो कपि होता है उस कपि को सबसे छोटा कपि सबसे छोटा कपि माना गया है। का रंग श्वेत कलर का होता है और अगर आकार की बात करें तो आकार साथियों मानव के जितना लंबा है, मानव के जितना लंबा है, इसीलिए कहा गया एकमात्र मानवाभ कपि। बाकी जो चिंपैंजी और गोरिल्ला हैं, ध्यान दीजिएगा, चिंपैंजी और गोरिल्ला हैं उनका मुख काला है ना, उनका मुख कैसा है, यानी उनका रंग कैसा है? काला है और उनकी लंबाई भी बहुत अधिक है, लंबाई भी अधिक मानी गई है। लेकिन जो असम का गिब्बन है उसका आकार बिल्कुल मानव की तरह माना गया है, तो विकल्प आपका डी, विकल्प डी हो जाएगा, श्वेतांब गिब्बन कहा जाता है। अगला कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा गया है? नेपाल, नेपाल नदी नहीं है, भिवानी नदी नहीं है, भदार नहीं है, दामोदर नदी है। दामोदर नदी की बात करें तो कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र का प्रदूषण सीधे इसी जल में डाल दिया गया है, यानी दामोदर नदी में डाला गया है, जिससे साथियों इसमें, इस नदी के जल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कार्बन की बढ़ोतरी, कार्बन की अधिकता हो गई, इस कारण जो भी इसमें जलीय जीव थे, भाई जलीय जीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाई की अधिकता है, तो जलीय जीव मृत हो गए, इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल कहा गया, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना गया। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका राइट हो, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र या सोन से? जल्दी से बताइएगा, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा यमुना नदी की है। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है, में यमुना से मिल जाती है। अगर पूछा जाए कि बेतवा निकलती कहाँ है, बेतवा का उद्गम स्थल क्या है, तो याद रखना एमपी के रायगढ़ से निकलती, एमपी के रायगढ़ से निकलती है, एमपी के रायगढ़ से निकलती है और साथियों किससे मिल जाती है? बेतवा नदी से, सॉरी यमुना नदी से मिल जाती है। बहुत बढ़िया, यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, जैसे अगर पूछा जाए यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदी, यमुना की अगर सहायक नदी पूछा जाए और कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा चंबल, चंबल, सोन, सिंध, बेतवा, बरैन, बरैन, है ना, ये इसकी सहायक नदियां हैं, और भी सहायक नदियां हैं। अगला ईसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से होता है, देवदार के वृक्ष से होता है, बनास के वृक्ष से होता है, शीशम के वृक्ष से होता है, तो आप क्या कहेंगे? चीड़ के वृक्ष से होता है। इसी के वृक्ष से साथियों बिरोजा, क्या बिरोजा प्राप्त किया जाता है। इसी से साथियों तारपीन का तेल प्राप्त किया, तारपीन का
तेल प्राप्त किया जाता है किससे? चीड़ के वृक्ष से। अब देखिए चीड़ का वृक्ष मान लीजिएगा, ये चीड़ के वृक्ष का तना है, प्रकार से चीड़ के वृक्ष का तना होगा, है ना। तो इसके तने में कट कर दिया जाता है और इन्हीं से पॉलीथीन लटका दी जाती है। क्या होती है? पॉलीथीन लटका दी जाती है और इन्हीं पॉलीथीन में जमा होता रहता है तारपीन का तेल। तारपीन का, यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? चीड़ का वृक्ष चला जाएगा। एक विकल्प आपका राइट। आगे बढ़ते, कहता है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? जैसे ही आया ग्रैंड मास्टर, आपको पता होगा ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? शतरंज के खेल से है, शतरंज के खेल से है। और 78वें अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें साथियों, कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। कौन बने हैं? कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में बेनेडिक्ट का जो निधन हुआ था, हो गया, वह कौन थे? तो याद रखिए साथियों, कौन थे? पॉप थे। पॉप कौन होता है? जो कैथोलिक धर्म के लोग होते हैं, कैथोलिक कैथोलिक धर्म में जो बड़े बड़े चर्च बने होते हैं ना, चर्च से संबंधित होता है पॉप। यहाँ पर जो बेनेडिक्ट थे, बेनेडिक्ट साथियों कौन थे? एक पोप थे। इनका संबंध साथियों कैथोलिक धर्म से था। यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा? ए चला जाएगा, ए चला जाना। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च करा है? देखिएगा यहाँ पर पहले जो मतदान होता था, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने कि अभी जो मतदान हुआ था उसमें ये जो मतदान हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 90% हुआ था। अब लोग 100% है, यानी 90% से बढ़ाने के लिए एक मिशन चलाया गया जिसको कहते हैं 929, मिशन 929। किस राज्य के लिए चलाया गया है? त्रिपुरा राज्य के लिए चलाया गया है। किसके लिए साथियों? तो चुनाव का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, चुनाव का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विकल्प क्या हो जाएगा? सी चला जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहता है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस किस शहर में चालू की जाएगी? अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें, आप बताइएगा सबसे पहली मेट्रो किस राज्य में चली थी? तो आप क्या कहोगे? वेस्ट बंगाल में चली थी। वेस्ट बंगाल में कहां पर चली थी? तो याद रखिएगा कोलकाता में चली थी। यहीं पर आपको अगर पूछा जाए कि अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलेगी, तो वो भी आप याद रखिएगा कोलकाता में चलेगी। कहता है अंडर वाटर यानी पानी के नीचे चलेगी, तो किस नदी के नीचे चलेगी? हुगली नदी के नीचे चलेगी। लगभग हुगली नदी पे साथियों 1.5 किलोमीटर ये पानी के अंदर चलने वाली, है ना, पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो होगी। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत।